तो हियर वी आर। तो जैसा हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेजम होता था और फिर इसकी जो प्लॉइडी होती थी वो 2n, मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n होता था। पता है ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन्स के अंदर टोटल 2n पेयर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑर्गेजम के अंदर 2n पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जब अगला बनेगा ऑर्गेजम, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से ही हुआ है और ये वेजिटेटिव पार्ट्स आमतौर पर, जैसे हमने बायोफिल्म का एग्जाम्पल दिया था, तो बायोफिल्म के अंदर क्या होता है, लीव से ही एक प्लांटलेट बन जाता है। तो ये जो प्लांटलेट बना है ये कहीं ना कहीं सेम पोलैरिटी होगी पेरेंट की। क्यों? क्योंकि ये इसी पेरेंट से ही बना हुआ है ना, कोई यहाँ पर कोई डिफरेंस या गैमेट फॉर्मेशन तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है दैट इज माइटोसिस। और माइटोसिस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है 9th क्लास में कि माइटोसिस बेसिकली कन्वर्जन होता है जो नंबर्स है वो सेम रहता है क्रोमोसोम को, ये 2n हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोसिस होता है ए सेक्सुअल के अंदर, ठीक है। और सेम वे जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर यहाँ पर 2n होता है, बट ये आगे चले गैमेट फॉर्म कर लेता है, जैसे कि मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम। तो ये जो है इनकी प्रोडक्टी होगी वो n होगी। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मियोसिस और आगे फिर माइटोसिस वगैरह होते हैं, बट यहाँ पर मियोसिस पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, मतलब जो गैमेट बनाने हैं उसको पहले हमको प्लॉइडी को आधा करना पड़ता है। मीन वाइल यहाँ पर जो माइटोसिस है वहाँ पर सेम प्लॉइडी रहती है, वहाँ 2n का 2n ही रहता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लॉइडी का हाफ हो जाना। और ये जो है ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि प्लॉइडी सेम रहती है, 2n का 2n रहेगा, ठीक है। तो ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, तो हमने ये जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जैक्ट कॉपी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब मान लो सेम ही सेल है, सेम ही ऑर्गेनिज्म, सेम ही प्लॉइडी है, जब डिफरेंस होकर बन रहा है तो वो तो एक ही एग्जैक्ट इंडिविजुअल का ही कॉपी बन गया ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इस सेक्सुअल के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम लोग क्लोन्स कहते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, तो वेरिएशंस के चांसेस होते हैं, वेरिएशंस आर देयर। एकदम एग्जैक्टली डिफरेंट नहीं होगा पर वेरिएशंस, सम वेरिएशंस आर देयर। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ types से ज़्यादा I will say modes of asexual reproduction. डिफरेंट मोड ऑफ asexual reproduction। तो पहला जो है दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जैसे कि हम लोगों को पता है, ये जो हमने पहले भी क्लास में पढ़ रखा है, अब इसको एक बार हम लोग लिटरल मीनिंग से जरा समझते हैं। सबसे पहले बाइनरी फिजन में जो बाइनरी है उसका अर्थ हो गया यहाँ पर 2, और फिजन का जो अर्थ है दैट इज स्प्लिटिंग। तो हमारी किताब में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्प्लिटिंग। तो हमारी किताब में दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि एक तो अम्बीबा, दूसरा लेसमीनिया। लेसमीनिया, इन दो के हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारी किताब में कि बाइनरी फिजन डिवाइड करता है। अब होता क्या है, द इन बाइनरी फिजन द organism get split into two daughter cells। दो डॉटर सेल्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि हमारे अम्बीबा और पैरामीशियम के अंदर। एक बार हम लोग अम्बीबा को देख लेते हैं। अम्बीबा, तो ये हमारा अम्बीबा आ गया, यहाँ पे हमने अम्बीबा को ड्रॉ कर लिया है। एकदम इसके रैंडम स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के ये अम्बीबा पहले अपना प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो कंटेंट जो है प्रोटोप्लाज्म का, इसको बढ़ाएगा अंदर में जो है, और ये न्यूक्लियस को भी धीरे धीरे बड़ा कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर है थोड़ा बहुत प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, यहाँ पर इसको पूरा एकदम डेंस कर लेगा। क्योंकि अब इसको डिवाइड में जाना थी अपना प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो, जो जिंदा सेल का रेशियो होता है उसकी बात होती है, ठीक है। तो इसको इसने खूब डेंस कर लिया। अब इस डेंस होने के बाद इसने फिर अब इन्हें धीरे धीरे करके बीच में से ऐसे ऐसे टूटना स्टार्ट किया। पहले तो न्यूक्लियाई भी टूटेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी दो करना है, तो ये भी ऐसे हो रहे। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी कर्व आना स्टार्ट हो गया। तो लॉन्ग टर्म में जाकर के यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें दो डॉटर सेल्स मिल गई। तो ये जो दो डॉटर सेल्स मिली है, अच्छा डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं इसे, तो देखो बेसिकली आमतौर पे फीमेल्स के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है ना कि न्यू ऑर्गेनिज्म बिल्ड करने की, मतलब ऑब्वियसली मेल्स का भी उसमें होता है, बट फीमेल्स ही आमतौर से एक तरह से कह सकते हो कि न्यू लाइफ को लाती है वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डॉटर सेल कहते हैं, नेमिंग है भाई, इसका ऐसा सच मत लेना कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको डॉटर सेल कहते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल हो गया हमारे अम्बिका का। अब हम लेसमीनिया का देखते हैं, लेसमीनिया। तो यहाँ पर क्या होता है, लेसमीनिया एक ऐसे
करके एक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये धीरे धीरे अपना भी ये भी अपना कंटेंट को पहले इंक्रीज कर लेता है अच्छे से, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट को अच्छे से इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। फिर ये जो है इसमें खूब डेंस कर लेगा अपने प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो की, ऑब्वियसली इसको डिवाइडिंग पे जाना है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे बीच में से टूटना स्टार्ट होगा, ये भी स्प्लिट होना स्टार्ट हो रहा है ऐसे, फिर धीरे धीरे करके ये भी स्प्लिट करेगा, लास्ट में हमें दो लेस्मीनिया डॉटर सेल्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस था बेसिकली, और ये जो है लेस्मीनिया ये काला अजर करता है, ठीक है। तो ये बीमारी को करता है, काला अजर बीमारी को करता है यहाँ पर। और यहाँ पे बेसिकली लेस्मीनिया में क्या है कि बीच में से स्प्लिटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और ये दो ऑर्गेनिज्म बन गए। सेम वही यहाँ पर भी अमीबा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे डिवाइड स्टार्ट हुआ और अमीबा ऐसे डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ये लेस्मीनिया का एग्जांपल है और ये अमीबा का एग्जांपल है। तो बेसिकली यहाँ पे बाइनरी फिजन में क्या है, सिंपल सा है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना कंटेंट को इंक्रीज करेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके डिवाइड होगा और स्प्लिट हो जाएगा दो ऑर्गेनिज्म में, फिर न्यूक्लियस को भी 2 में स्प्लिट कर देगा और दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, देख लो, यही जाकर आगे स्प्लिट होकर दो ऑर्गेनिज्म बना लेता है, सेम यहाँ पे बना लेता है, ठीक है। तो ये है इन बाइनरी फिजन द ऑर्गेनिज्म गेट्स स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। वो अपना पहले प्रोटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी का मतलब 2 होता है और फिजन का मतलब स्प्लिटिंग होता है। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा एंड लेस्मीनिया। अब हम देखते हैं अगले अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप को। तो यहाँ पर जो दो न्यू डॉटर सेल्स हमारी फॉर्म हुई, ये दोनों एग्जैक्ट क्लोन्स हो गई, डिफरेंट न्यू, क्योंकि सेम प्लॉइडी है वही एग्जैक्टली आ गया एट द सेम टाइम, ऑर्गेनिज्म भी वही था, ठीक है। अब हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं, ठीक है, दैट इज मल्टीपल फिजन। ये किसके अंदर होता है, ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम आपने सुन रखा होगा मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो ऐसे दिखता है, पहले तो यहाँ पे होता है एक, यहाँ बाहर स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर इसके सेल्स होता है। अब वो क्या करता है, अंदर में खूब सारे स्पोर्स बना लेता है, ऐसे ऐसे करके खूब सारे स्पोर्स बना लेता है, ठीक है। लेस्मीनिया वो सॉरी वो प्लाज्मोडियम अंदर में खूब सारे ऐसे स्पोर्स बना लेता है और इनके अंदर क्या बोलते हैं, न्यू प्लाज्मोडियम होते हैं। जब ये बर्स्ट आउट करता है, ये धीरे धीरे करके देखो ऐसे बर्स्ट आउट करेगा, और ये जब बर्स्ट आउट हुआ तो ये जो थे इसके पहले तो ये वाली लेयर डैमेज हुई है, ये जो है इसमें तो ये खूब पहले कंसंट्रेटेड है, इसमें कई सारे मल्टीपल फिजन करके इसने और वो अपने कई सारे ऑर्गेनिज्म बना लिया, अपने डॉटर सेल्स को बना लिया। उसके बाद ये जब बर्स्ट होगा तो इसमें से ये स्पोर्स ऐसे निकल आएंगे और फिर ये आगे चल करके ये जो स्पोर्स है ये आगे चल के फिर एक न्यू प्लाज्मोडियम के अंदर ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने ही अंदर कई सारे स्पोर्स को फॉर्म करता है। उसके बाद फिर वो स्पोर्स आगे चल के जब बर्स्ट आउट होता है इसका और मेम्ब्रेन्स ब्रेक होती है, तब ये फिर सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और यही स्पोर आगे चल करके फिर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बस्टिंग होती है और फिर आगे चल करके फिर मल्टीपल स्पोर्स ये देखो यहाँ से निकल रहा है, तो ये मल्टीपल फिजन है यहाँ पर प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। बेसिकली ऑर्गेनिज्म reproduce asexually by developing multiple स्पोर्स कह लो या डॉटर सेल्स कह लो, ठीक है। ये ऐसे करके बस्ट आउट हो जाएगा और ये इतने रिलेवेंट होते हैं कि धीरे धीरे करके जो अडेप्ट करके ग्रो कर जाएगा, फिर वो फुल प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्लाज्मोडियम ब्रेक डाउन के काफ़ी सारे मल्टीपल क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम को जन्म दे देगा। तो ये जो है मतलब यही आगे चले ग्रो हो जाएंगे मल्टीपल प्लाज्मोडियम के अंदर, एक फुल फ्लैज वापस एक प्लाज्मोडियम बन के आपका रेडी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन के रेडी हो जाएगा, तो यही फिर और वापस मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ स्पोर्स बनाएगा, फिर वो आगे वापस बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ पे एक ही सेल कई सारे डॉक्टरल न्यूक्लियाई को मल्टीपल फिजन बना के न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करती है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे हमने जैसे देखा कि प्लाज्मोडियम के मल्टीपल सेल्स बन गए। अच्छा, ये स्पोर्स को डॉटर सेल्स भी लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, आमतौर पे बुक्स में ये दे रखा था डॉटर सेल्स, ठीक है। वैसे स्पोर्ट्स भी हाई क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं अपना जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज बर्डिंग। न्यू ऑर्गेनिज्म
develop as an outgrowth or bud on previous individual। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल्स आपके पास, दैट इज हाइड्रा और एक हो सकता है ईस्ट। तो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रा है। अब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे आगे चल करके फिर ये हाइड्रा अपना पहले तो रेशियो बढ़ाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे एक छोटे छोटे आउटग्रोथ टाइप कुछ ग्रो करता रहेगा। फिर ये आगे चल करके जब आगे जाएगा, इसके वीड्स थोड़ी पतली बना दो, ये फिर अपनी तरह ही एक ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा और फिर सेम एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाएगा और यही फिर आगे चल करके फिर डी अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बाइनरी, यहाँ पे दो हाइड्रा आपको मिल गए। तो ये जो ग्रो किया है एज अ आउट ग्रोथ या एज अ बर्ड, इस पे कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर पहले एक नॉर्मल हाइड्रा था, उस पर धीरे धीरे करके एक आउट ग्रोथ टाइप एक जनरेट हुआ और फिर लॉन्ग टर्म में जाके एक और हाइड्रा में कन्वर्ट होकर डिटैच हो गया। तो ये जो प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं और ये ईस्ट में सेम होती है। ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पर है पहले थोड़ा आउट ग्रोथ हो, फिर ये धीरे धीरे करके, एक मिनट ना, ईस्ट है, ईस्ट का ऐसा कंटेंट होगा, फिर ये थोड़ा थोड़ा ये अपना न्यूक्लियस शेयर करेगा और फिर लॉन्ग टर्म में जा करके एज अ बर्ड करेगा और फिर आगे चल करके ये और ये एक स्मॉल बर्ड बन जाएगा। तो ये जो उस बर्ड की तरह से मैं आउट ग्रोथ किया कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये ऐसे अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो ऐसे है और यहाँ पर एक स्मॉलर आउटग्रोथ टाइप ये, और यहाँ पर ये बिफोर लास्ट डिपैचिंग सेल्स का लास्ट स्टेज है। यहाँ से कैसे तो इधर आएंगे और लास्ट में फिर ये ऐसे डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट देखो ये इधर से जा रहा है, तो पहले ये स्मॉल थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म को अपना बाहर निकालेगा, फिर प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियस डालेगा, फिर ये करेगा, फिर ये आगे चल के फिर ये यहाँ पर फिर ये प्रोटोप्लाज्म से यहाँ पर अपना न्यूक्लियस को डिटैच कर लेगा और फिर ये आगे चल के एक दो न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे एक आउटग्रोथ के अंदर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है प्रीवियस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो इसको हम लोग बर्डिंग कहते हैं। ये किसमें होती है, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक अपना देखते हैं, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा हाँ, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे टाइप के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी आप कह लो कि जो भी क्या बोलते हैं प्रोजेनी आ रही है, ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट क्लोन है। क्योंकि आप देखो ना, ये एग्जैक्ट यही इंडिविजुअल है जिससे बना हुआ है ना, यही तो न्यूक्लियस दे रहा है, यही तो अपना प्रोटोप्लाज्म दे रहा है, तो इसका कंटेंट एग्जैक्टली सेम होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्रेगमेंटेशन। यार तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। ये स्पायरोगारा के अंदर तो होता क्या, स्पायरोगारा एक ऐसे करके एक एल्गी होता है। अब ये एल्गी क्या हुआ, जब वेव्स चलेगी तो ये ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के कारण यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो ये दो फ्रेगमेंट्स बदल गए और यही दो फ्रेगमेंट आगे चल के दो स्पायरोगारा के अंदर ग्रो हुए, टू न्यू स्पायरोगारा। अच्छा, ये डॉटर सेल्स कहीं जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है, तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है। हाँ, इसके अंदर एक ही सेल है तो ठीक भी लगता है फिर भी, पर यहाँ पर पूरा पूरा इंडिविजुअल है। ये तो दो इंडिविजुअल फॉर्म्स हुए, तो इसलिए ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर डॉटर सेल्स कहना नहीं सही होगा। हाँ, टू न्यू स्पायरोगारा कह सकते हो, जो कि वेव के कारण ब्रेक होने से फ्रेगमेंट से, ये फ्रेगमेंट ये दो टुकड़े हुए ना, फ्रेगमेंट दो टुकड़े, इन्हीं से दो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। टू न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय ब्रेकिंग, और हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्गेनिज्म, या नॉट पर्टिकुलरली टू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर क्या होता है ना, फ्रेगमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके कारण फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिया तो उसके लिए हम कह सकते हैं टू ऑर्गेनिज्म, पर हाँ उसलिए फ्रेगमेंटेशन होगी तो अब वेव एक जगह थोड़ी ना थोड़ी, तो कई जगह तोड़ सकती है। तो जहाँ जहाँ टूट टूट के फ्रेगमेंट गिरे उससे पूरा पूरा एक प्लेन एरिया ग्रो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। बेसिकली बिखरे हुए टूटे हुए फ्रेगमेंट से दो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो सकते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर भी यार, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने पढ़ लिया है पहले फ्रेगमेंटेशन, अब हम पढ़ लेते हैं रीजनरेशन। तो ये थोड़ा सिमिलर लगता है इससे, बट अगर देखते हैं एक बार, यहाँ पे एक प्लेन एरिया करके ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऐसे एक प्लेन एरिया करके ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये जब ब्रेक होगा
ये भी ब्रेक होगा और यहाँ पर एक बन गया ऐसे 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 और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ से भी इन प्रोडक्टिव फ्रेगमेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म या एक न्यू फ्लेनेरिया आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एकदम से मिलेगा कि फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है ये, पर इसमें फ्लेनेरिया में भी हो रहा है। देखो एक्चुअली बात क्या है कि फ्लेनेरिया के अंदर कुछ कुछ जगह पे टॉप्टिपोटेंट सेल्स होता है। व्हाट इज टॉप्टिपोटेंट सेल्स? देखो भाई, टॉप्टिपोटेंट सेल्स जो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी टू जनरेट न्यू ऑर्गेनिज्म, पूरी की पूरी न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की जिस सेल के पास एबिलिटी होती है उसको हम लोग टॉप्टिपोटेंट सेल कहते हैं। तो जिसके अंदर ये सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर ह्यूमन की बात की जाए तो जाइकोड है, जाइकोड से ही पूरा पूरा ह्यूमन बनता है, तो वो एक टॉप्टिपोटेंट सेल है जिससे पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो टॉप्टिपोटेंट सेल जिस पार्ट में प्रेजेंट है, जैसे इसमें है तो ये फ्लेनिया बन जाएगा, इसमें नहीं है तो ये डाई हो जाएगा, और इसमें है तो ये फिर से एक पूरा पूरा फ्लेनिया में डेवलप कर जाएगा। तो ये जिसके पास एबिलिटी है जिन सेल्स के पास, सिर्फ वही ग्रो कर पाएंगे, हर फ्लेनिया का फ्रेगमेंट नहीं करता। मीन वाइल स्पायर वगैरह के अंदर एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सेम है, तो इनके अंदर सेम की सारी कंपोजिशन है। तो ये जब ब्रेक डाउन करेगा तब इनसे पूरे के पूरे हर एक फ्रेगमेंट से ऑल फ्रेगमेंट गिव राइस टू न्यू इंडिविजुअल, हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करेगा। मीन वाइल ओनली दोज फ्रेगमेंट who has ability to regenerate will become planaria। ये प्लेनेरिया है एग्जाम्पल, प्लेनेरिया। यहाँ पे क्या था? स्पायर वगैरह एग्जाम्पल। यहाँ प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया की हर सेल ग्रो नहीं करेगी, जो सेल के अंदर टॉप्टिपोटेंट है कि ग्रो करने की एबिलिटी है सिर्फ वही ग्रो करेगी। इंडिविजुअल broke in fragment and fragment ability to regenerate grow in new organism। तो ये है बेसिकली रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर हर एक फ्रेगमेंट पूरा इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, जो जो ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट के पास टॉप्टिपोटेंट से वही बनाएंगे, तो इसको बेसिकली रीजनरेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगार का जो फ्रेगमेंट हर फ्रेगमेंट ग्रो कर सकता है, मीनवाइल प्लेनेरिया में अंदर हर फ्रेगमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज एबिलिटी सिर्फ वही ग्रो कर सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। यहाँ पे जो जो फ्रेगमेंट्स के पास एबिलिटी ग्रो करने की वही ग्रो करेंगे, और बाकी फ्रेगमेंट जिनके पास नहीं है वो डाई कर देंगे। तो ये फ्रेगमेंट से पूरा न्यू इंडिविजुअल बन गया, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। मीन वाइल बेसिकली वो फ्रेगमेंट के पास टॉप्टिपोटेंट है तो अलाइव है, तो बाकी वो बचा हुआ फ्रेगमेंट रीजनरेट करेगा, इसलिए इसे रीजनरेशन कहते हैं। तो बाकी बचा हुआ जो फ्रेगमेंट होता है वो रीजनरेट करता है। इंडिविजुअल ब्रोक इनटू फ्रेगमेंट्स एंड फ्रेगमेंट विच इज एबल टू रीजनरेट होल बॉडी, होल पूरी की पूरी बॉडी को जनरेट कर देता है, ग्रो इन न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वो पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। ऑब्वियसली जब उसके पास पूरी पोटेंशियल तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी में नीचे वाले में है तो ये भी बन जाएगा, पर इसमें नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा। मीन वाइल फ्रेगमेंटेशन में दोनों के पास है, हर फ्रेगमेंट पास होती है, इसलिए वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन के बीच में हमने एग्जाम्पल डिफरेंस एक बार कह सकते हैं हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका हमने पहले एक भी एग्जांपल दे रखा है। मैंने जब डिफरेंस आपको बताया था ये सेक्सुअल साइकिल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो मैंने बताया था आपको बायरोफाइलम। बायरोफाइलम क्या होता है? सिंपल सा आप समझ लो कि लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है धरती के ऊपर गिरा। अब ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में से धीरे धीरे करके इसमें प्लांटलेट टाइप धीरे धीरे करके ग्रो होने लग गए, ग्रो होने लग गए, ग्रो होने लग गए, और यही आगे चल के पूरा का पूरा न्यू देखो ये प्लांटलेट और यही पूरा प्लांटलेट आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएगा। जैसे ये सॉइल है और यहाँ पर गिरा और ये पूरे न्यू इंडिविजुअल के अंदर यही प्लांटलेट के छोटे छोटे इसके ग्रो करेगा, जो इसके आसपास गिरे वो धीरे धीरे करके न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट कर गए, और ये बाकी बचा हुआ हिस्सा डिकम्पोज हो गया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट होता है जैसे कि लीफ वगैरह ये सब जो नीचे गिरते हैं इनके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। जनरेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं?
लाइक बायोफाइलम, लीफ। तो लीफ बायोफाइलम का एक वेजिटेटिव पार्ट है, उससे पूरा पूरा एक इंडिविजुअल ग्रो कर लिया, तो इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो के ऊपर भी आईबर्ड्स है, जिससे पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। तो ये जो बेसिकली एबिलिटी है जिसके थ्रू एक वेजिटेटिव पार्ट एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल बायोफाइलम, एक लीफ गिरा, उसमें से प्लांटलेट धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट दो टॉपिक है, और उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन है एक तो, और दूसरा हमारा हो गया टिश्यू कल्चर, लास्ट टॉपिक। तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली फंगस के अंदर होता है। अगर आपने एक ब्रेड को कुछ टाइम तक रखा होगा ह्यूमिड प्लेस पे, तो आपने देखा होगा कुछ पैचेज आ जाते हैं। उस पैचेज को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो यहाँ पे जो ऊपर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर इसको हम हाइफे कहते हैं। इतना बस नाम याद कर लो। और ये जो ऊपर में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब फंगस जो है अपने डिस्पर्सल के लिए, अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करता है, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जनरेट कर जाता है इसके थ्रू। तो ये जो स्पोर है, ये एक्चुअली में इसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है। ये जैसे कि फंगस को जो चीज़ें चाहिए, जैसे बेसिकली आपको थोड़ा सा ह्यूमिड और थोड़ा सा वार्म कंडीशन चाहिए। अगर आप बहुत ही मान लो कि बहुत ही नेगेटिव में टेम्परेचर हो रखा है, या बहुत ही कम ह्यूमिडिटी हो रही है, या बहुत ही सूखा पड़ रहा है, उस कंडीशन में फंगस आमतौर पर ग्रो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो है स्पोर इसको सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तब इसी से पूरा का पूरा एक वापस से फंगस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में वापस से ग्रो कर जाएगा। और ये फंगस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम हाइफे कहते हैं। और ये ऊपर में स्पोरेंजिया होता है, ये बेसिकली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर होता है, ठीक है। सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटेन स्टोर स्पोर, ठीक है। तो स्पोर कंटेन करता है, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, ये जिस पे होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम हाइफे कहते हैं। और ये फंगस का स्ट्रक्चर है, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। सो फंगस मेक स्पोर that germinate in new individual also help in dispersal, present inside circular sac लाइक स्ट्रक्चर। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, एक तरह समझ लो कि एक तरह से बैग कह सकते हो, उसके अंदर में होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया। So fungus makes spore that germinate in the new individual also help in dispersal, present inside circular structure was sporangia on thread like hyphae structures, thread like hyphae structures होता है। यही सिंपल सा है कि यहाँ पे एक हाइफे, उसके ऊपर स्पॉन्जिया जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। और यही जब चलता है, जैसे ये जब ब्रेक डाउन होगा, तो इसी में से जो स्पोर्स है वो सारे बाहर निकल जाएंगे, और यही स्पोर्स आगे चल के रीजनरेट कर जाएंगे। तो ये जो स्पोर्स का रीजनरेशन है वापस से एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर, और ये जो डिस्पर्सल के थ्रू कैरियर होते जा रहा है, तो ये जो है बेसिकली ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्सल के अंदर भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन हो गए तो ये बाकायदा ट्रैवल कर जाएंगे कहीं और पे, और ये जो ट्रैवल करके जाएंगे तो दूसरी जगह पर जहाँ पे उनको सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, तो वहाँ पे ग्रो कर देंगे। या तो फिर उतने टाइम तक, क्योंकि मैंने बोला कि ना ये रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम वहाँ पे रह जाएंगे, और जिस टाइम वहाँ कंडीशन आ जाएगी वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे। और दूसरा है ऑप्शन कि ये जो है ऐसे का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए, उसमें से स्पोर्स निकल जाए, और ये स्पोर आगे चल के कहीं पे दूसरी जगह पे चले जाए, और वहाँ पे जाकर के फिर एक पर्टिकुलर वापस से ये हाइफे वाला स्ट्रक्चर और जिसके ऊपर स्पॉन्जिया है वो जर्मिनेट करके फंगस को वापस से बना ले। तो ये ऐसे स्पोर फॉर्मेशन वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे डिस्पर्जल है स्पोर्स का, और एट द सेम टाइम स्पोर्स एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में फंगस को सर्वाइव करने के लिए। और ये बाकायदा डिस्पर्स हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो मेच्योर हो जाता है, फिर टू ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसमें से स्पोर्स कैरी ऑन हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं जाकर दूसरी जगह पर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, डैट इज़ टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर बेसिकली अगर आपको पता हो कि अगर आपने पढ़ा हो छोटी क्लास के अंदर कि जो टिश्यू कल्चर बेसिकली एक मेरिस्टेम करके जो हमारे मेरिस्टेम्स होती है प्लांट के अंदर, वो हमेशा ग्रोथ करती रहती है। एट द सेम टाइम मेरिस्टेम एक तरह से कह सकते हो उसमें बार बार डिवीजन होता रहता है, तो वो अच्छी वो डिवीजन के उसमें कोई लिमिट नहीं होती और वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही फंक्शन कर रही है, वैसा नहीं होता। वो बस सेल को एड ऑन करती रहती है और फिर जब सेल आगे चल के एड ऑन होती है तो वो आगे चल के फिर डिफरेंट फंक्शन के लिए पर्टिकुलर डिज़ाइन हो जाती है। तो ये जो मेरिस्टेम का जो ये सेल है, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं टेकन फ्रॉम एक्स प्लांट। पुराने प्लांट से स्ट्रक्चर ले लिया जाता है टिश्यू कल्चर के लिए, वो स्ट्रक्चर ले लिया जाता है सम सेल्स, कुछ सेल्स ले लिए जाते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कुछ स्ट्रक्चर या कुछ सेल्स ले लिए जाते हैं पुराने एक्सप्लांट से और उन स्ट्रक्चर उन कैलस को जर्मिनेट के एक टिश्यू कल्चर का जर्मिनेट करवाने का ट्राई किया जाता है। तो ये जो कुछ सेल्स के प्लांट के सेल्स कह लो या कैलस कह लो और ये लिए जाते हैं, ये एक्चुअली में मेरिस्टेम्स की सेल्स होती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम मेरिस्टेम डज नॉट कंटेन एनी डिजीज। लाइक कोई भी अगर प्लांट को डिजीज है तो वो मेरिस्टेम के सेल्स के अंदर नहीं फाइंड होगी। मेरिस्टेम डज नॉट कंटेन एनी डिजीज और इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन या कोई भी टाइप का इन्फेक्शन इनके अंदर आमतौर पे नहीं होता, मेरिस्टेम के सेल तक नहीं पहुंचता क्योंकि वो बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग है। तो यहाँ पर इतनी आसानी से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जनरेट नहीं किया जा सकता। तो एक बीमार प्लांट से भी आप मेरिस्टेम की सेल को ले सकते हो और उससे एक हेल्दी प्लांट बना सकते हो, ठीक है। मेरिस्टेम की सेल को आप एक बीमार प्लांट से भी ले सकते हो, उसको एक हेल्दी प्लांट को जनरेट कर सकते हो। इसको हम लोग बेसिकली इस कैलस को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कैलस को और यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। हम लोग हायर क्लास में पूरा चैप्टर आता है इसमें, तो वो हम लोग 11th क्लास के अंदर तो वो हम इसमें डालते हैं। अब ये जो कैलस है उन हार्मोन्स के थ्रू यहाँ पर धीरे धीरे करके पहले तो अपनी रूट जनरेट करता है और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे शूट जनरेट करता है। और जब ये फुल फ्लैज आगे चल के एक प्लांट लेड में डेवलप हो जाता है, एक प्लांट लेड के अंदर डेवलप हो जाता है, यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तब इस प्लांट लेड को हम लोग जा करके अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर ग्रो कर लेते हैं। हाँ, इनिशियली हमको कुछ कुछ इसको केयर देनी पड़ती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, बट उसके बाद जैसे ही अगर ये शूट कर गया और ग्रो कर गया तो उसके बाद फिर आप उसको नॉर्मल जैसे प्लांट होता है वैसे कर छोड़ देते हो, फिर ये फुल फ्लेज प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अंदर हम एक्स प्लांट का कुछ पार्ट लेते हैं। अगेन इसके अंदर भी टॉप डिपेंडेंसी होती है कि पूरा पूरा प्लांट जनरेट करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है, उसको हम टॉप डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। टेकन फ्रॉम एक्स प्लांट सम सेल्स और कैलस सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी डिजीज और इन्फेक्शन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। न्यू organism plant develop from callus group of cell in lab by tissue कल्चर। सो बेसिकली बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम लोग कुछ सेल मेरिस्टेम्स के ले आते हैं और उन मेरिस्टेम सेल्स को कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन डाल करके जनरेट करा जिससे शूट और रूट फॉर्म कर ले। उसके बाद फिर हम उसको नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, कुछ केयर देके, उसके बाद फिर वो फुल फ्लेज प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर लेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है पुराने जो वो क्लैलस है ग्रुप ऑफ सेल इन लैब बाय टिश्यू कल्चर। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम एक्स प्लांट, मतलब पुराने प्लांट में से हमने सेल्स निकाली है, ये कुछ सेल्स निकाली जो कि मेरिस्मेटिक सेल्स होती है वो निकाली है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टिश्यू कल्चर। तो बेसिकली बस इस वीडियो में इतना ही। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे टाइप देखे, जैसे कि हमारा बाइनरी फिजन, फिर मल्टीपल फिजन, फिर उसके बाद टिश्यू कल्चर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, बडिंग देखा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पहले लेक्चर्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाय।